हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉर्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। The Constitution, as you have learned in the first chapter of this book, lays down the principle that make our society and polity democratic. They are defined in the through the list of fundamental rights that are an important part of the Constitution. These rights are available to all Indians equally. As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. Second, they have insisted that the government enforce these laws. In some instances, the struggle of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो जैसा कि हम लोगों ने अपने इस बुक की फर्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों के लिए क्या बहुत सारे प्रिंसिपल देता है जो कि हमारी सोसाइटी और पॉलिटी को क्या डेमोक्रेटिक बनाती हैं। इनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, जो कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये राइट हमारे लिए अवेलेबल है ताकि जितने भी इंडियंस है वो क्या इक्वली रह सके, और अगर इनमें से भी क्या कोई भी मार्जिनलाइज ना हो पाए। और अगर किसी को मार्जिनलाइज नहीं होना है तो उसके क्या दो वे होते हैं, मतलब कि किसी अगर कोई मार्जिनलाइज हो जाता है तो उसके दो तरीके होते हैं। क्या दो रास्ते होते हैं। पहला क्या कि उसके जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या इंसिस्ट कर रहा है, और जो गवर्नमेंट है वो क्या उसमें क्या इनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ जस्टिस से इनजस्टिस हो रहा है। सेकंड ये कि जो गवर्नमेंट एनफोर्सेस दीज लॉज, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है वो नए लॉ बनाती है और उसी के ऊपर क्या उसको इंसिस्ट कर देती है। और कुछ इसमें क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज होते हैं वो का इन्फ्लुएंस हो जाता है गवर्नमेंट ने जो न्यू फ्रेम लॉज करे होते हैं, ताकि क्यों और इन स्पिरिट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि अपने राइट्स के लेकर के क्या वो क्या हो जाता है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है। आर्टिकल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन abolished. What this means is that no one can henceforth prevent the rich from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. It also means that it is wrong to practice untouchability, and that is practice will not be tolerated by a democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now. तो क्या कहता है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 है वो ये कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है उससे क्या एबॉलिश कर दिया गया है। यानी कि इसका ये मतलब है कि जो दलित्स होते हैं उनको क्या कोई भी टेम्पल्स में एंटर करने को नहीं रोक सकता, पब्लिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए नहीं रोक सकता, और जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस है जैसे कि अनटचेबिलिटी, ये क्या इनको टॉलरेट नहीं करा जाएगा हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा। और इनफैक्ट ये भी है कि जो अनटचेबिलिटी है वो क्या एक बहुत ही ज़्यादा पनिशेबल क्राइम है। पनिशेबल क्राइम मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दंड भी मिल सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या पुलिस के द्वारा। देयर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, or place of birth. You learned a lot about this in your class 7th book in the chapter on equality. This has been used by Dalit to seek equality where it has been denied to them. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो अदर सेक्शन है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं अनटचेबिलिटी और स्ट्रेंथन से। जैसे एग्जांपल आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये लिखता है, वो ये कहता है कि इंडिया में किसी को भी क्या डिस्क्रिमिनेट उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उसके धर्म, उसके रेस यानी कि उसके कलर, या उसके कास्ट, या उसके प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पर वो उसका क्या जन्म हुआ है, उसको क्या वो आप उसके हिसाब से क्या नहीं कर सकते, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं।
Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental rights or rights in situations where they feel that they have been treated badly by some individuals or community, or even by the government. They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding that the government abide by it and do justice टू देम। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो इसलिए क्या होता है कि जो दलित्स होते हैं वो क्या इन्वोक हो सकते हैं या फिर ड्रॉ ऑन भी हो सकते हैं। तो जो उनके फंडामेंटल राइट है या राइट्स हैं इन सिचुएशन में क्या वो फील करते हैं कि वो बैडली ट्रीटेड करे जा रहे हैं किसी कुछ लोगों के द्वारा या कुछ कम्युनिटी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिमांड करता है, वो लोग डिमांड करते हैं अपने गवर्नमेंट से कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या एक बढ़िया होना चाहिए, और उन लोगों को लगना भी नहीं चाहिए कि वो क्या मार्जिनलाइज हो रहे हैं। कुछ जैसे कि कुछ अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो कि जिनके फंडामेंटल राइट्स हैं सैंक्शन के, वो कहाँ पर है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। जैसे कि पर्टिकुलरली क्या है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, ये क्या है, ये इसीलिए बनाया गया कि कोई भी किसी का भी क्या कल्चर हो सकता है कोई सा भी राइट्स में, और क्या हो सकता है रिलीजन कोई भी कर सकता है। फ्रीडम है किसका, रिलीजन का है, कल्चर का और एजुकेशनल राइट्स का है। तो कुछ जैसे कि कुछ कल्चरल रिलीजियस ग्रुप्स हैं जैसे कि मुस्लिम या पारसीज, ये क्या इनके राइट है कि क्या राइट टू बी द गार्जियन ऑफ द कंटेंट ऑफ देयर कल्चर, यानी कि इनको राइट है कि वो अपने कंटेंट के क्या गार्जियन भी हो सकते हैं। एज वेल द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज टू बी प्रिजर्व। और इसके क्या होता है कि इनके लिए क्या डिसीजन बनाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या कि इनके जो कंटेंट है उसको क्या प्रिजर्व कैसे करा जा सके। तो क्या होता है कि जो इनके फॉर्म ऑफ कल्चर होते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई करता है कि इनको इंश्योर करा जा सके इनके कल्चर और जस्टिस और इनके कुछ ग्रुप्स को। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो करता है कि जो इनके कल्चर ग्रुप्स हैं उनको क्या डोमिनेट नहीं करने देता और वाइप नहीं करने देता कल्चरल मेजॉरिटी कम्युनिटी को। यानी कि जैसे कि कोई कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, तो उसको क्या डोमिनेट नहीं करने देंगे, यानी कि वो प्रसार ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कंट्री में क्या ज़्यादा रह नहीं पाएंगे, मतलब कि कंट्री में क्या अपना दबदबा नहीं बना पाएंगे। जैसे सरकार काम करती है तो सरकार की जगह कोई रिलीजियस कम्युनिटी काम नहीं करेगी। लॉ तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, यानी कि जो लोग मार्जिनलाइज हो जाते हैं उनके लिए क्या लॉज हैं। तो उनके लिए क्या क्या लॉज हैं तो उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। एज यू हैव रीड द गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स yet this is not द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन। तो क्या कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा कि इसमें क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो हमारे क्या गवर्नमेंट सबको क्या प्रोटेक्ट करती हैं, गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए क्या होता है कि इनमें भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाते जिससे क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके, ठीक है। तो उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन नहीं ले सकते। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज जो कि मार्जिनलाइज कंट्री होती है उनके लिए बनते हैं, यानी कि जो उनकी गवर्नमेंट होती है वो क्या पार्लियामेंट में जाकर के कोई स्पेसिफिक लॉज और पॉलिसीज बनाती हैं, जिससे क्या होता है लॉज पॉलिसीज बनाते हैं जो कि क्या जो पीपल मार्जिनलाइज हो जाता है। तो जो पीपल मार्जिनलाइज हो जाता है उनके लिए क्या लॉज भी बनाती है, और द गवर्नमेंट देन मेक एन एफर्ट टू प्रमोट सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो तो कुछ लॉज और पॉलिसीज बना देते हैं, लेकिन कुछ जो ग्रुप्स होते हैं जैसे कि हर कंट्री में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स होता है जो कि रिलीजियस कम्युनिटी से होता है, और भी अलग अलग कम्युनिटी से क्या ग्रुप्स आते हैं। तो उन सब ग्रुप्स को क्या ये जो पॉलिसीज जैसे बनाई किसी ने, तो उन ग्रुप्स को कह दिया जाता है कि इस पॉलिसी को क्या प्रमोट करो जाकर के पूरे कंट्री में, तो वो क्या इसी से प्रमोट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है
ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। As part of their effort to implement the constitution, both state and central government create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. For example, the government provides for free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasis community so that they can avail of education facilities that may not be available in their लोकेलिटीज। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो बहुत सारे एफर्ट्स को क्या इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि क्या जैसे कि बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है वो स्पेसिफिक स्कीम्स बनाती है। यानी कि देखो हमारी कंट्री में क्या 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया जो है उसमें 28 स्टेट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट्स होती हैं उनकी अलग गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। यानी कि जैसे यूपी है तो यूपी में क्या एक गवर्नमेंट होगी, उसको क्या स्टेट गवर्नमेंट कहेंगे, और जो पूरे इंडिया में रूल कर रही है उसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कहेंगे। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे इंडिया में काम करती है, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि खाली एक स्टेट में काम करती है, ये सब मिल करके क्या बहुत सारी पॉलिसी और स्कीम बनाते हैं ताकि जो ये दलित और जो आदिवासी पीपल्स हैं इनको इनके ही लिए क्या कुछ नए स्कीम्स और पॉलिसीज बनाते हैं ताकि इनको क्या एजुकेशन में हो या अलग अलग फील्ड में क्या ये इनको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, थोड़ा इनको बूस्ट मिल सके। क्यों इनके साथ करते हैं? क्योंकि इनको क्या ये समझते हैं कि ये मार्जिनलाइज हो चुके हैं या ये थोड़े से भी क्या मार्जिनलाइज हो चुके हैं, यानी कि अब ये क्या थोड़ी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। तो इनके लिए क्या हमारी गवर्नमेंट काम करती है। तो क्या कहने का मतलब है, अगर हमारे कंट्री में किसी को भी क्या कुछ हो जाता, मतलब कि कोई सी भी कम्युनिटी हो, कोई सी भी, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो या फिर कास्ट कम्युनिटी हो, कि जैसे कास्ट में भी बहुत सारा कास्ट सिस्टम है जो कि बैन हो चुका है इंडिया में, जो कि बैन हो गया है इंडिया में। जैसे कि पहले चलता था अपर कास्ट, लोअर कास्ट, तो ये सब चीज़ें, और जैसे रिच कास्ट, पुअर कास्ट, तो इन सब में भी क्या बहुत ही ज़्यादा ये सब डिफरेंस होता था, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया, और ये करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, तो जैसे कि अब कास्ट सिस्टम में होता है, तो जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, तो क्या होता था कि जो लोअर कास्ट है उनको क्या बिल्कुल नीच वर्ग का लोग समझते थे, जैसे दलित्स। तो ये लोग क्या हो गए थे, मार्जिनलाइज हो गए थे, कि जैसे पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं तो इन लोगों को पब्लिक इस्तेमाल नहीं करने देती थी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि ये मार्जिनलाइज हो गए, तो इनके लिए क्या गवर्नमेंट नए नए स्कीम्स बनाती रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। तो इसे स्टार्ट करते हैं। In addition to policies, our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities. Let us read the following case study adapted from a real life account to understand how Dalits use the protection that laws प्रोवाइड। तो क्या कहते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ और जो कंट्री है वो क्या स्पेसिफिक, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो क्या जो कम्युनिटीज़ क्या एक्सप्लॉइट हो गई या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए क्या गार्ड्स आगे, मतलब कि उनके लिए स्पेसिफिक लॉज बनाती हैं। लॉज मतलब कि एक उन्हीं के लिए सिर्फ स्पेसिफिक, मतलब कि एकदम स्पेशली, और लॉज मतलब कि कानून। तो उनके लिए क्या ऐसे कानून बनाती है कि
क्या हो कि वो क्या कर सके, वो मार्जिनलाइज से थोड़ा उनको बूस्ट मिल सके और क्या सबके बराबर आ सके। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट में एक और राइट है, जो 6 राइट्स हैं टोटल, जिनमें से एक राइट क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इंडिया में जितने भी लोग हैं सब क्या इक्वल ही हैं और इक्वली सब क्या रहना चाहेंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, हर काम एक जैसा होता, हर लोग भी एक जैसे होते होते हैं। तो क्या होता है कि जो राइट टू इक्वालिटी होता है, तो जैसे कुछ कम्युनिटीज़ बहुत आगे बढ़ जाती हैं और कुछ कम्युनिटीज़ क्या थोड़ा नीचे रह जाती हैं और वो क्या मार्जिनलाइज भी हो जाती हैं कि वो जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाती, और भी कई क्षेत्रों में क्या मार्जिनलाइज हो जाती है और मार्जिनलाइज फील करने लगती हैं। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ उनके लिए ही क्या, उनके लिए ही लॉज बनाती हैं, स्पेसिफिक लॉज बनाती हैं, ताकि उनको बूस्ट करके जैसी बाकी कम्युनिटीज़ आ गई हैं तो उनको भी क्या थोड़ा ऊपर ले आया जाए। द विलेजेस ऑफ Jakmalgarh are gearing up for a big festival. Once in 5 years, the local deity is honored, and priests from 20 neighboring villages came for this 5 day event. The ceremony begins with a member of the Dalit community washing the feet of all the priests and then bathing in the water used for this. In Jakmalgur, the person who performed this task belonged to Rathnam's family. His father and grandfather had both performed the same task before him. Though they were never allowed to enter the temples, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion. Now it was Ratnam's turn. Ratnams was all of 20 years studying engineering in a nearby college. He refused to perform the ritual. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि एक गांव है जिसका नाम है जकमलगढ़। उस जकमलगढ़ में क्या होता है कि हर 5 साल में एक बहुत ही बड़ा त्यौहार मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और हर 5 साल में क्या वहाँ के जो लोकल डाइटी होते हैं, यानी कि वहाँ के जो प्रीस्ट आते हैं, वो क्या 20 नेबरिंग विलेज से आते हैं, यानी कि 20 बगल के गांव से क्या पंडित जी आते हैं और गांव में आते हैं और 5 दिन के इवेंट के लिए आते हैं। तो जो सेरेमनी होती है वो दलित कम्युनिटी के, मतलब कि देखो जैसे प्रीस्ट आए तो जो दलित कम्युनिटी होते हैं, यानी कि जो दलित लोग होते हैं, वो क्या वो पंडित जी के पैर धोते हैं, और पैर धोने में जो पानी लगता है उस पानी को एक बर्तन में रख लेते हैं, और रखने के बाद क्या उसी बर्तन में जो पानी पड़ा रहता है गंदा संदा, उसी पानी से वो लोग क्या नहाते हैं। तो जो ये काम करने जा रहा था उसका नाम क्या था, उसका नाम रथनाम था। रथनाम तो क्या हुआ कि उस रथनाम के जो पापा हैं, फादर और उसके ग्रैंडफादर, यही सब काम कर रहे थे, ठीक है। और जो रथनाम है वो क्या एक बगल के कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उसने क्या ये मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं करूँगा, ठीक है। तो उसने क्या मना कर दिया, वो 20 साल का था। He said that he had no faith in this practice, and this his family members were forced to perform the ritual because they were Dalits. Rathnam refused to argue. Rathnam refused to agreed both the powerful caste in the village and some families from his own communities. The powerful caste was shocked that such a young boy had the guts to refuse. They believed that it was Rathnam's education which allowed him to imagine that he could start comparing himself with them. तो क्या कहते हैं, तो उसने कहा कि मुझे इस प्रैक्टिस में कोई भी फेथ नहीं है, तो इसलिए मैं क्या ये सब नहीं करूँगा। तो जो बाकी लोग थे
तो जो बाकी लोग थे वो क्या एकदम शॉक हो गए कि ये 20 साल का लड़का ये सब मना कैसे कर रहा है। तो उसको क्या बहुत सारे लोगों ने क्या गुस्से में कहा कि ये सब करो। कुछ तो क्या बड़े कास्ट के थे और कुछ क्या थे, कुछ जो उसके ओन कम्युनिटी के लोग थे वो खुद उसको कह रहे थे कि ये तो करना पड़ेगा यार, ये तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने क्या ये सब खत्म कर दिया। और क्यों क्यों कर पाया? क्योंकि वो क्या एजुकेशन लेता था, मतलब कि वो क्या पढ़ा लिखा था, वो क्या उसने क्या एजुकेशन ले रखी थी। और जो ये इस वजह से रिफ्यूज़ कर पाया, क्यों? क्योंकि वो क्या एजुकेशन कर रहा था। इमेजिन, कोई उनकी कास्ट में कोई ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो अपर कास्ट लोगों से ऐसे बात कर सके। तो उन्होंने क्या ऐसा करा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये जो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेड्यूल कास्ट, वो है स्केड्यूल कास्ट एंड द स्केड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। रत्नाम sought the support of law filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of the powerful caste in his village। तो जो रत्नाम था उसने क्या अपने राइट्स का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे कि उसको जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले उन सब का क्या उसने इस्तेमाल करा। इस्तेमाल करने के बाद वो इस्तेमाल किस लिए करा? वो इस्तेमाल ये जो इसके ऊपर एक्ट लिखा है, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज एक्ट 1989, इसके हिसाब से क्या उसने अपने आप को उस प्रिवेंशन किया, अपने आप को प्रिवेंट किया कि वो क्या ऐसी एट्रोसिटी गंदी सी नहीं करेगा। The act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits. This act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense. While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. During this period, in part of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. Like Rathnam, they refused to follow practices located in the humiliation and exploitation of Dalits. This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them in order to indicate the government that untouchability is still being practiced and in the most hideous manner. Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalits and prescribe stringent punishment for those who indulged in them। तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि जो एक्ट है इसको फ्रेम करा गया था 1989 में। तो इसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो इसको बनाने की ये ज़रूरत पड़ी कि जो दलित लोग थे और जो शेड्यूल ट्राइब्स लोग थे वो क्या बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे ऐसी जो एट्रोसिटीज़ इनके साथ हो रही थी। तो इसके लिए रिस्पांस में क्या करना था, इन्होंने गवर्नमेंट से क्या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करा, उनको क्या बताया समझाया। तो और उनको क्या बताया कि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट होता है, ह्यूमिलेशन होता है। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट ने 1989 में आकर के एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का क्या नाम रखा? उस एक्ट का जो नाम रखा वो था द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन टू एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने क्या क्या बना दिया? एक बना दिया उन्होंने
एक्ट। तो उससे क्या होता था कि ये क्या इनको प्रिवेंट करता था कि एट्रोसिटी करे, और जो भी इनको करता था जो कि इनको ऐसा इनको प्रेशराइज करता था कि ये तुमको करना ही पड़ेगा, तो उनको क्या बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलती थी, भयानक सी पनिशमेंट मिलती थी, उनको फाइन एंड भरना पड़ता था। तो इसलिए क्या उन्होंने क्या उनके लिए ये सारी सुविधा कर दी थी जो कि ये लोग कर रहे थे। सुविधा मतलब कि उनके इंतज़ाम कर दिया था कि अब भाई नहीं डरेंगे, मतलब नहीं डरेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं अपने आप आगे की टॉपिक में। तो दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स, सम ऑफ विच आर टू हॉरिबल इवन टू contemplate. The act does not only describe terrible crimes but also lets people know what dreadful deeds human beings are capable of. In this sense, laws such as these seek to both punish as well as influence the way we think and act. तो क्या कहते हैं कि ये जो एक्ट है वो बहुत ही लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम को क्या कंटेन करता है, और इसमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल कंप्लेंट होती है और पनिशमेंट भी उसी के हिसाब से मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जो सीख होती है, सीख वो पनिश करी जाती है इन्फ्लुएंस को, जो कि ये थिंक करते हैं कि जो एक्ट है क्या गलत है। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि जो एक्ट है वो क्या बहुत ही ज़्यादा गलत है, जैसा इनके पूर्वज करते आ रहा है वैसा इन लोगों को करना भी चाहिए। ऐसा क्या, ऐसा मेरा नहीं, ऐसा इन लोगों का क्या सोचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने आगे की टॉपिक की तरफ, जो कि है आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन। आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट टू डिफेंड their right to occupy land that was traditionally theirs. As you read in the previous chapter, Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. Activists that have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law. They have also points to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal peoples cannot be sold to or bought by non-tribal people. In case where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their lands. तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो जो 1989 एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट रहा उस रीज़न के लिए कि जो आदिवासी एक्टिविस्ट है वो डिफेंड करना चाहते थे जो उनकी ऑक्यूपाइड लैंड है, जो कि ट्रेडिशनली उनको क्या ऑक्यूपाई कर लिया गया है। और जो वो जो उनकी प्रीवियस चैप्टर में जैसे आदिवासी जो थे अनविलिंग कर रहे थे कि जो उनकी लैंड है वो क्या फोर्स के साथ डिस्प्लेस कर दी जाती थी। यानी कि कोई एक आदिवासी है तो उसके पास क्या मतलब कि वो एक जगह में रह रहा है, ठीक है, और एक जगह में जैसे रह रहा है तो क्या जैसे वो मतलब कि फिर वहाँ पे क्या कोई अलग जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगानी है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री बैठानी, फैक्ट्री लगानी है, तो वहाँ पे आकर के क्या उनको क्या वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता था कि तुमको इस जगह से अब उस जगह में रहना है। तो ये करना भी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुका है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको गारंटी दे रखी है कि अब आपके साथ ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also
pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India, for it is they who allowed non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc., to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest. In the process of declaring forest as reserve or as sanctuaries, she has also noted that in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. Compensated. This is the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. After all, governments spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals. So why should they be reluctant to spend even very modest amount of rehabilitating द डिस्प्लेस? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि एक सीके जानू जो कि आदिवासी एक्टिविस्ट थे, वो क्या ऑल्सो पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है वो क्या इनको सच में गारंटी देता है कि ये वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया में आराम से रह सके, या इनको सिर्फ खाली फॉरेस्ट में ही रहना पड़ेगा? तो इनके जहाँ ये रहते थे वहाँ पे क्या टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर माइंस लगती थी, और यहाँ पे क्या इनकी जो ट्राइबल लैंड इनको क्या पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या इनकी जो लाइवलीहुड है वो बार बार चेंज करी जा रही थी, और जिसकी वजह से क्या ना यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ रही थी, ना ही कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, ना ही सरकार इनके डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचती थी। तो इनके डेवलपमेंट के बारे में सरकार तो कुछ सोच ही नहीं रही थी। तो क्या हुआ कि ये क्या जगह जो इनकी जगह थी उसको क्या डिस्प्लेस करने लगे। तो जो उनकी जगह डिस्प्लेस करने लगे तो इनको क्या गारंटी दी जाती थी कि वो स्टेट्स में जा करके भी रहने लगेंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो जो लॉस हो गए वो काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करे जाते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि अब आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी हैं वो जंगलों में ना रह करके अब वो कहाँ अब हमारे स्टेट्स में भी आकर के रहने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अब जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।